टैक्स बचाने का और टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज के इस शो में। गौरी के साथ हम लोग कई सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जिसमें प्रोविडेंट फंड एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। इसके अलावा शो में और भी कई सारे मुद्दे हैं। आइए सबसे पहले आपको बता दूं इस शो की एक झलक आपको। सालाना 2.5 लाख से ज्यादा कटता है आपका प्रोविडेंट फंड, तो आपके लिए खुलेगा एक और पीएफ अकाउंट। जानिए क्या है नए नियम। पिछले 2 सालों से रिटर्न न भरने पर आपका कट रहा है भारी भरकम टीडीएस, तो इससे बचने का क्या है तरीका। और फैक्ट्री या ऑफिस के रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम किया जा सकता है क्या। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दा जो बजट के वक्त में काफी ज्यादा सुर्खियों में था, वो था प्रोविडेंट फंड में अगर 2.5 लाख से ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन होता है तो उस पर नए तरीके से टैक्स लगेगा। अब वित्त मंत्रालय ने इसका एक रूल्स नोटिफाई कर दिया है, यानी टैक्स कैसे लगेगा, उसकी बारीकियां क्या होंगी, तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपका भी 2.5 लाख से ज्यादा पीएफ कटता है तो आपके लिए सारे नियम कायदे कानून लागू होंगे। गौरी, सबसे पहले तो ये समझाइए कि ये नया जो रूल नोटिफाई किया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, उसकी खास बातें क्या हैं? देखिए लक्ष्मण, आपको ध्यान होगा कि जब बजट में ये रूल नोटिफाई किया गया था, लाए गए थे, तो इस पे हमने जब शो किए थे तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि ये कैसे होगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देंगे, उस पे भी टैक्स देना होगा, या बाइफिकेशन कैसे करेंगे, वो तो सारा मिक्स हो जाएगा, कैलकुलेशन कैसे होगी, और ऐसे कई सारे सवाल हमारे पास आ रहे थे। और उस समय हमने यही कहा था कि हमें लगता है कि 2 अकाउंट बना दिए जाएंगे और उससे थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी, और वही किया सरकार ने। तो देखिए, जो प्रोविजन था वो ये कहता था कि अगर आप 2.5 लाख तक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अपनी करता है, तो 2.5 लाख के ऊपर जितना भी वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है उसके ऊपर टैक्स उनको देना होगा। और ये लिमिट अगर एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन नहीं होती है, सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, यानी कि एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं रहा, तो ये अमाउंट बढ़ के 5 लाख हो जाता था। ठीक है। तो सरकार ने कहा कि अब इन केसेस के लिए हम 2 अकाउंट बना देंगे, एक नॉन टैक्सेबल, एक टैक्सेबल। तो जो नॉन टैक्सेबल अमाउंट है उसमें 31 मार्च 2021 तक का जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो लिया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 तक जितना भी आप नॉन टैक्सेबल अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे वो लिया जाएगा, और सब्सिक्वेंट ईयर्स में जितना भी आप नॉन टैक्सेबल अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे वो उसमें रखा जाएगा। जो दूसरा टैक्सेबल अकाउंट है उसके अंदर जो आपका टैक्सेबल अमाउंट बनेगा, यानी कि आप 2.5 लाख से ज्यादा अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सपोज आपने 3 लाख कंट्रीब्यूट किया, तो वो जो बैलेंस 50,000 है वो आपका टैक्सेबल अमाउंट अकाउंट में चला जाएगा, और ये जो 50,000 पे इंटरेस्ट आएगा वो उसी अकाउंट में आपको दिखाया जाएगा, ताकि आप आसानी से अपना जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो कर पाए। इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है वो तारीख को लेकर के। गौरी, इसमें दरअसल जो मैं समझ पाया इस रूल्स को देख करके वो ये कि 31 मार्च 2021 से पहले जो भी कंट्रीब्यूशन है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा कि 1 अप्रैल 2022 से नियम लागू होंगे, और 31 मार्च 2021 तक के कंट्रीब्यूशन, जैसा कि मैंने कहा, कि टैक्स फ्री होगा। तो इस बीच का जो पीरियड है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए लक्ष्मण, 1 अप्रैल 2022 से सरकार का ये मतलब है कि जो रिटर्न हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की 2022 में भरेंगे। तो यानी कि जो अगर आप रूल 9D देखेंगे तो उसमें बड़ी क्लियरली लिखा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो पीरियड है, इसमें भी जो आपका कंट्रीब्यूशन है 2.5 लाख तक या 5 लाख तक, आइदर केस, तो आपका हम उसको नॉन टैक्सेबल में ले जाएंगे। तो अकाउंट तो बन जाएंगे आपके अभी से 2, तो वो इसकी रिटर्न आप अगले साल भरेंगे, तो इसलिए 2022 कई जगह आपने पढ़ा होगा। इसमें 1-2 चीजें ये हैं कि हालांकि उस वक्त बजट के वक्त भी घोषणा की गई थी, लेकिन मैं चाहूंगा फिर से आप क्लैरिफाई कर दें कि इसमें टैक्स की दरें क्या होंगी, और इसमें ये सारे वीवीएफ पे भी लागू होते हैं क्या, वीपीएफ पे? देखिए, वीपीएफ पे ये लागू होता है, मेरे हिसाब से होता है, और जो टैक्स की दरें हैं
उसमें आप अगर देखेंगे तो ये आपका स्लैब रेट पे जाता है। तो अच्छा। डिपेंड करता है आप कौन से स्लैब रेट पे फॉल करते हैं। ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाता है। तो अगर आप सपोज कीजिए 5% ब्रैकेट में आ रहे हैं तो आपके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। अगर आप 20% में आ रहे हैं तो 20% टैक्स लगेगा। अगर आप 30% में आ रहे हैं तो आपके ऊपर 30%। जो भी स्लैब रेट पे आप फॉल करते हैं उस पर आपको टैक्स लग जाएगा। तो चलिए, ये सारे नियम बिल्कुल साफ कर दिया गौरी ने। और फिलहाल ये नियम आपको जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि तत्काल तो लागू हो नहीं रहा, आगे से लागू किया जा रहा है। तो अब से जो भी आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा या ज्यादा हो रहा है तो आपको ये सारी चीजों का ख्याल रखना होगा। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से, सुब्बा राव साहब। सुब्बा राव साहब नमस्कार, बताएं नमस्कार क्या है सवाल आपके पास। जी, मेरा बेटा है, यूएस में काम करता है, पिछले 7-8 साल से काम कर रहा है, एनआरआई है। वो मंथली या क्वार्टरली बेसिस में अपने मम्मी को कुछ पैसा भेजता है खर्च के लिए, दैट इज माई सेंडिंग टू माई वाइफ। तो वो खर्च के लिए या कुछ खरीदने के लिए उसे भेजते रहता है। तो वो पैसा को क्या मेरी वाइफ अपने इनकम में जोड़ना पड़ेगा? और वो मेरे वाइफ का कुछ अपना इनकम है, ट्यूशन इनकम, उनके लिए वो पिछले 4-5 साल से रिटर्न्स फाइल कर रही है। तो क्या वो रिटर्न्स में उसको इनकम में जोड़ना पड़ेगा? और दूसरा क्वेश्चन है कि क्योंकि वो रेगुलरली भेज रहे हैं तो क्या उसके लिए कोई एग्रीमेंट करना पड़ेगा? बेटे अपनी मदर को गिफ्ट दे रहे हैं मंथली या क्वार्टरली, तो इस पे कोई भी तरह का टैक्स आपकी वाइफ के ऊपर नहीं लगता है। वो बेटे उनके रिलेटिव हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और रिलेटिव से जो भी गिफ्ट आपको मिलती है साल में, चाहे वो कितना भी अमाउंट हो, वो सारा टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। तो आपकी वाइफ को इस पे कुछ टैक्स नहीं देना। अब उनकी जो ट्यूशन इनकम हो रही है उसके ऊपर डेफिनेटली उनको टैक्स देना है, और वो रिटर्न भर रही हैं। तो रिटर्न में कुछ लोगों का मानना है कि ये गिफ्ट को दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कैपिटल रिसीट है। मेरा मानना है कि एग्जेम्प्ट इनकम में दिखा देना चाहिए टू बी ऑन द सेफ साइड। कल को कोई क्वेरी आए, नोटिस आए, तो आपने ऑलरेडी दिखाया हुआ था, तो आप उसको रिटर्न में दिखा दें। तो अब इस केस में कोई क्लबिंग भी नहीं होगी आपके बेटे के ऊपर, क्योंकि आपके बेटे जो है वो अपनी मदर को दे रहे हैं। वही अगर अपनी वाइफ को दे रहे होते तो क्लबिंग ऑफ इनकम हो जाती। तो मदर के केस में क्लबिंग का भी कोई प्रोविजन नहीं है और टैक्स का भी कोई प्रोविजन नहीं है। जहां तक बात है कोई एग्रीमेंट की, तो मेरे हिसाब से आपको एक गिफ्ट डीड बनवा लेनी चाहिए। अब आप एवरी मंथ ट्रांसफर कर रहे हैं तो एवरी मंथ गिफ्ट डीड बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आप एक काम कीजिए कि जैसे जैसे वो अपनी मदर को ट्रांसफर करते हैं वैसे वैसे एक ईमेल डाल दें। ईमेल में सारी डिटेल्स लिख दें कि इस अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफर किया है इतना अमाउंट, और ये रेफरेंस नंबर है और ये डेट है। ईमेल में लिख दें, और साल के एंड पे जो जितना अमाउंट ट्रांसफर किया है उसकी गिफ्ट डीड बना लें स्टैम्प पेपर पे नोटराइज करा के कि पूरे साल में ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं, मैंने अपनी मदर को इतना इतना गिफ्ट दिया है, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन आप अपने पास रख लीजिए। लेकिन ये सुब्बा राव साहब बहुत खुशी की बात है कि बेटा आपका रहता है बाहर और लगातार पैसे भेजता रहता है, यानी माता पिता का ख्याल रखते हैं। और दूसरी खुशी की बात यह है कि उनके ऊपर कोई टैक्स की देनदारी नहीं बनेगी आपकी पत्नी के ऊपर। हाँ, एहतियात के तौर पर जैसा कि गौरी ने बताया, एक गिफ्ट डीड या ईमेल जैसी चीज़ें आपके पास रखेंगे तो कभी भविष्य में कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछताछ होती है तो आप वहां पर दिखाने के लिए सक्षम रहेंगे। चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि नागपुर से हमारे साथ जुड़े हैं चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी बताएं क्या सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, इस साल से डिविडेंड फंड इंडिविजुअल को मिल रहा है। क्या अगर ये 1 लाख से कम होगा तब भी इसके ऊपर टैक्स लगेगा? ठीक है गौरी। डिविडेंड के लिए पूछा आपने? से ज्यादा हुआ और वो जुलाई के पहले नहीं भरा। डिविडेंड की बात कर रहे हैं अब डिविडेंड के बारे में पूछ रहे हैं चंद्रशेखर जी? हाँ, पहला क्वेश्चन मेरा डिविडेंड के बारे में है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट के बारे में है। हाँ, सेल्फ असेसमेंट में अगर सीनियर सिटीजन का जो टैक्स है वो 1 लाख से ऊपर बनता है, 1 लाख 2 लाख के आसपास बन रहा है। हाँ। और जुलाई 31 के पहले उसने नहीं भरा, ठीक है, तो क्या उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा 234A के तहत? तो डिविडेंड में 1 लाख तक की कोई लिमिट नहीं है।
जो आप 1 लाख की बात कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लिमिट है, तो मुझे लगता है आप शायद उससे कंफ्यूज हो गए हैं। तो जो डिविडेंड इनकम है वो आप टैक्सेबल कर दी गई है, तो जितनी भी डिविडेंड इनकम आपको आ रही है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी और आपके टैक्स स्लैब रेट पे, जितने भी आप स्लैब पे फॉल करते हैं उसके ऊपर टैक्सेबल होगी। दूसरा आपने शायद पूछा कि 1 लाख से ज्यादा अगर टैक्स पेबल बन रहा है और आप उसको 31 जुलाई तक पे नहीं करते हैं तो उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट लगेगा। तो डेफिनेटली अगर आप 31 जुलाई तक उसको पे नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 234A का जो इंटरेस्ट है वो लगेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली से कल्लोल कुमार बागची साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। कल्लोल कुमार बागची साहब बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर जी। मेरा नेफ्यू, उनको एक पैसा मिला LIC PMVYY प्लान से, ठीक है। वो पैसा मिला, उनका जो ग्रैंड मदर है उनका देहांत हो गया, इसीलिए उस पॉलिसी जो पैसा था उससे 8,07,125 रुपया पैसा मिला। मेरा भतीजा अभी बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, अभी 18 साल हुआ है उनका। मेरा प्रश्न है सर, ये टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा सर? जी देखिए, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं ये सेक्शन 1010D में एग्जेम्प्ट होती हैं, यानी कि अगर आप आपके नॉमिनी को, जो आपके ग्रैंड मदर, उनकी ग्रैंड मदर के नॉमिनी को जो पैसा मिला है वो 1010D में एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं। यानी कि अगर आपने 1 अप्रैल 2012 से पहले की पॉलिसी ली है तो आपका जो प्रीमियम है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ सम अश्योर्ड, और अगर 1 अप्रैल 2012 के बाद ली है तो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप ये कंडीशन चेक कर लीजिए, और ये कंडीशन चेक करने के लिए आप अपने जो भी जहां से भी आपने पॉलिसी ली है वहां पे कांटेक्ट कीजिए, या जो आपके रिलेशनशिप मैनेजर हैं, एजेंट हैं, उनसे कांटेक्ट कीजिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ये टैक्सेबल होगा अमाउंट, और ये क्योंकि 1 लाख से ज्यादा है तो मुझे लगता है इस पे आपका TDS कटा होगा। तो अगर आपका TDS नहीं कटा तो 50% तो आप मान लीजिए कि ये टैक्सेबल नहीं है, वरना जो कंपनी है वो TDS काट लेती। लेकिन फिर भी एक अपना चेक कीजिए, जो एजेंट है उनसे कंफर्म कीजिए कि ये जो इनकम है वो टैक्स फ्री है, ये टैक्सेबल है, क्योंकि अगर आप कंडीशंस मीट करते हैं तो आपको टैक्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बागची साहब, एजेंट से बात करने के बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता तो आप टैक्स गुरु में लिखिएगा, फिर से आपके कंफ्यूजन को दूर करने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैपिटल गेंस होने पर भी अगर आपकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो भी क्या चुकाना होगा टैक्स, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जी लक्ष्मण, जो प्रोविजन लाए गए थे उसमें ये कहा गया था कि अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर्स की रिटर्न नहीं फाइल की है तो आपका जो TDS है, जो भी बैंक्स काट रहे हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस काट रहे हैं या कंपनीज काट रही हैं नॉन सैलरी के ऊपर, तो उस केस में डबल TDS काट लिया जाएगा। तो और अगर आपका जो TDS है जो ऑलरेडी कटा हुआ है वो 50,000 से ज्यादा है पिछले सालों में और आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, अब जिनका TDS ज्यादा कटने लग गया उनको लगा कि हम पुराने सालों की रिटर्न भर देते हैं तो हमारा TDS कम कटेगा, लेकिन उसकी ड्यू डेट तो निकल चुकी थी, अब आप उस रिटर्न को भर नहीं सकते थे। तो काफी परेशानी हुई लोगों को कि हमारा डबल TDS कट रहा है और अब हमारे पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो सरकार ने एक मौका दिया है, सरकार ने एक लिस्ट जारी की और उस लिस्ट में उन सारे लोगों का नाम लिखा गया है जिनके ऊपर डबल रेट पे TDS कटना चाहिए, जिन्होंने अपने पिछले सालों की रिटर्न नहीं भरी है। तो सरकार ने अब ये कहा कि अगर आप अभी भी अपने फाइनेंशियल ईयर 2021 की रिटर्न भर देते हैं तो हम आपका नाम इस लिस्ट से हटा देंगे। तो अगर आपका नाम इस लिस्ट से हट जाता है तो आपका जो TDS है वो नॉर्मल रेट्स पे कटना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप जो रिटर्न भरेंगे वो वेरीफाइड होनी चाहिए, यानी कि वो वैलिड रिटर्न होनी चाहिए। अगर आपने खाली रिटर्न भर दी और उसको वेरीफाई नहीं किया तो आपकी रिटर्न वैलिड नहीं मानी जाएगी, यानी कि उसको या तो E-वेरीफाई कीजिए या साइंड कॉपी बैंगलोर भेजिए। आइदर वे जब आपकी रिटर्न वेरीफाई हो जाएगी तभी वो वैलिड मानी जाएगी और तभी जो आपका TDS है वो कम रेट पे, एक्चुअल रेट पे कटना शुरू होगा। इसमें मैं ये जानना चाहूँ कि जिन लोगों के TDS पुराने नियम के हिसाब से कट चुके हैं ज्यादा TDS, तो उनका कोई तरीका वापस लेने का?
देखिए, जिनका ज्यादा टीडीएस कट चुका है ऑलरेडी, वो जब अपनी रिटर्न भरेंगे तो उसका उनको टीडीएस का बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे सपोज कीजिए किसी का 10,000 टीडीएस कटना था लेकिन 20,000 कट गया और उनके ऊपर टैक्स सिर्फ 10,000 का ही एक्चुअल में बनता है, तो जो 10,000 एक्स्ट्रा टीडीएस कटा है वो उनका रिफंड आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए आपकी जो कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाएगी। हाँ, लेकिन सरकार ने जो राहत दी है उसका फायदा उठाइए। इस बार आपने रिटर्न नहीं फाइल किया तो शायद अगली बार ये मौका आपको मिले भी ना। वापस शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। मुंबई से प्रवीण गुड़बोले जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण जी बताइए, क्या सवाल है आपके पास, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्कार गौरी मैडम। मेरी बेटी नॉन रेजिडेंट इंडियन है और पिछले साल भारत में उसकी आय जो थी ब्याज और डिविडेंड से वो लगभग 50,000 रुपए से कुछ कम थी और इसके अलावा उसकी शेयर बिक्री और म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जो आय थी वो लगभग 2 लाख रुपए से कुछ कम थी। तो इस तरह पिछले साल उसकी भारत में आय 2.5 लाख रुपए से कम थी, इसलिए मेरा ये मानना है कि उसकी कोई टैक्स देनदारी बनती नहीं है और उसे रिटर्न भी फाइल नहीं करना है। लेकिन मुझे एक मित्र ने ऐसा बताया है कि उसकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जो आय हुई है उसमें से केवल 1 लाख रुपए टैक्स फ्री होगा और चूंकि वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है इसलिए 1 लाख से ऊपर की जो उसकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उस पर उसे 10% टैक्स देना होगा और उस रकम को जो है वो टैक्स फ्री 2.5 लाख रुपए की जो लिमिट होती है उससे समायोजित नहीं किया जा सकता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो सलाह दी गई है वो सही है और क्या उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना चाहिए और रिटर्न भी उसे भरना चाहिए? जी ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपको जो सलाह दी गई है वो बिल्कुल ठीक है। प्रोविजन ये है और ये बहुत कम लोगों को ये प्रोविजन पता है कि अगर आपकी जो नॉर्मल इनकम है वो 2.5 लाख से कम है और साथ ही आपको कैपिटल गेन से इनकम होती है तो जो बैलेंस आपका 2.5 लाख के अराउंड में जो आपका बैलेंस बचता है वो आप कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोविजन सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए है, नॉन रेजिडेंट्स के लिए ये प्रोविजन नहीं है। तो आपकी जो डॉटर है क्योंकि वो एनआरआई है उनको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उस पर जो टैक्स बनता है वो देना होगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स देने के लिए आपका जो अगर 1 लाख से ज्यादा का टैक्स बनता है जो आई थिंक आपका बनता नहीं है तो आप अपना जो जब रिटर्न भरेंगे उस टाइम पे जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है उसको जमा करा सकते हैं। और हाँ, रिटर्न भरना जरूरी है क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये फ्लैट रेट पे चार्जेबल होता है तो आपको इस केस में आपको जो है रिटर्न जरूर भरनी है। चलिए, इनकम टैक्स से जुड़े हुए कई सारे सवाल हमारे पास है लेकिन फिलहाल अब वक्त हो चला है जीएसटी जुड़े सवाल लेने की। हरिद्वार से मनीष सिन्हा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर है। मनीष जी बताएं, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री है मेरा। तो इसमें जो है अभी मैंने रेनोवेशन काम करवाना शुरू किया है। तो इससे क्या है कि जैसे जो चीजें दीवार के अंदर जैसे पीवीसी पाइप्स वगैरह डालते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी लाइन के लिए, तो जो दीवार के अंदर पीवीसी पाइप्स वगैरह डल गई और उसके बाद फिर प्लास्टर हो गया उस पे, फिर वो अंदर चली गई, फिर उसके ऊपर से जो है फिनिशिंग के लिए लकड़ी आइटम लग गया है, तो या उन सभी आइटम पे मुझे जीएसटी इनपुट मिलेगा? देखिए, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उस पर क्लियरली सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 कहता है कि आपको इनपुट नहीं देंगे। तो आपने दीवार के अंदर उसको लगाया या दीवार के बाहर आपने उसको लगाया, आपने उसको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया है अपनी फैक्ट्री में, तो क्लियरली जो एक्ट है वो ये कहता है कि हम किसी भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज से रिलेटेड आपको इनपुट नहीं देंगे। तो आप इसका इनपुट बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। चलिए, इसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपने अच्छा क्या पूछा, इसका मतलब क्या काफ़ी जागरूक रहते हैं, टैक्स के नियमों का पालन किया जाए। अगला सवाल हम लेते हैं दिल्ली से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, चलते हैं रायपुर जहां से अंकित जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं। अंकित जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। मैं एक बैंक एम्प्लॉय हूँ और बैंक की तरफ से ना हमारी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। ठीक है। अप्रैल 2021 में मेरे फादर कोविड पॉजिटिव हुए थे और उसके बिल्स मैंने कंपनी को फॉरवर्ड किए। पर जो मेडिसिन के जो बिल्स होते हैं उसमें जीएसटी नंबर नहीं था। अच्छा। तो मेडिसिन का अमाउंट छोड़ के बाकी का अमाउंट जो है वो कंपनी मेरा रीइंबर्स कर रही है। ठीक है। तो मैंने हॉस्पिटल को अप्रोच किया। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि उनका लो टर्नओवर की वजह से
वो उन्हें जीएसटी नंबर उसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो अब इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ सर? देखिए जहां तक मुझे पता है सरकार का ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको जीएसटी नंबर वाला बिल ही सबमिट करना है। तो ये आपके बैंक का रूल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी के पेपर्स हैं आप एक बार वो स्टडी कीजिए, कहीं उसमें लिखा है कि आपको जीएसटी बिल ही सबमिट करना है वरना आपको क्लेम नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से ऐसा लिखा नहीं होगा। तो आपको अपने बैंक के पास जाना होगा और उनको बोलना होगा कि ये उनकी तरफ से शायद कोई गलती हो रही है, आपको ये क्लेम देना जरूरी है। और बाकी अगर वो मना करते हैं तो आप उनसे पूछिए कि किस बेसिस पे मना कर रहे हैं, ये कहाँ लिखा है कि जीएसटी बिल ही आप देंगे तो ही आपको क्लेम मिलेगा वरना आपको क्लेम नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से आपको क्लेम मिल जाना चाहिए। फिर भी अगर क्लेम आपको नहीं मिलता है तो आप हमें लिखिएगा, तो हम कोई और रास्ता इसमें देखें कि क्या रास्ते हो सकते हैं आपको दोबारा क्लेम इन पैसे का दिलवाने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। गौरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे जीएसटी से जुड़े हुए सवाल हो या इनकम टैक्स से जुड़े हुए सवाल हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज।